देखिए, आज हम लोग चालू करते हैं आपका काइनेमेटिक्स। क्या चालू करते हैं? काइनेमेटिक्स, फिजिक्स का चैप्टर है, उसको चालू करते हैं। ठीक है। या फिर इसको काइनेमेटिक्स, है ना, या वन डायमेंशन मोशन, है ना, मतलब चैप्टर का नाम है, ये सब बहुत तरह नाम से होगा। वन डायमेंशन मोशन इसको कहते हैं, लिखना नहीं है अभी। वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है ये। या फिर कुछ बुक में आपको इसी का हेडिंग देगा, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, मतलब मोर टॉपिक इस तरह से नाम लिखा हुआ रहेगा डिफरेंट बुक में, है ना। नाम कुछ भी रहे, चैप्टर में वही पढ़ना है आपका। वन डायमेंशन मोशन, काइनेमेटिक्स या मोशन जो भी कहिए, या सिंपल मोशन भी दिया रहेगा, है ना। तब मोशन को हम लोग वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। आपको इस तरह से चैप्टर लिखा रहेगा डिफरेंट बुक में, ठीक है। अब मोशन में भी बहुत तरह से है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, हम लोग मोशन अभी पढ़ेंगे, और मोशन को आप डिफाइन बहुत अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम आपको मोशन ही मेनली है ना। मोशन, क्या? मोशन। तो इसमें एक टर्म है सबसे पहले, रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? यानी कहने का मतलब, किसको आप रेस्ट में कहेंगे? तो सिंपल अगर डेफिनेशन कर सकते हैं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object do not change, if an object do not change position with respect to observer with time, then object said to be in rest, then object said to be in rest। और अगर मोशन का सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो इसी तरह लिख सकते हैं, if an object, if an object change position, change position with respect to observer with time, then object said to be in motion। देखिए, दोनों का डेफिनेशन मैं एक साथ लिख दिया है, और दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में करा है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है ना, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टिकल है, कोई आपका गाड़ी है, कोई आपका दूसरा जानवर है, जो भी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर यह जो है, क्या इसका पोजीशन, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसके बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो, मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि पोजीशन नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये पोजीशन है अभी, तो ये नहीं बदलना चाहिए पोजीशन वेक्टर, तभी आपका ये क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? मोशन में कहलाएगा। अति मतलब पोजीशन अगर नहीं बदले तो रेस्ट, आप पोजीशन बदल जाए तो मोशन, जो कि सिंपल डिफिनेशन आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मोशन को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन करते हैं, एक दो तरह से नहीं, मोशन को बहुत तरह से डिफाइन करते हैं, है ना। मोशन कितने तरह का होता है, ये सब बात जो है, ठीक है। तो देखिए,
ये रेस्ट और मोशन बात समझ में आ गया होगा, ये सिंपल डिफिनीशन है। और ये सब डिफिनीशन जो है आप समझ सकते हैं कि मोशन में किसी को कब कहेंगे, जब उसका पोजीशन अवस्था जो है समय के साथ साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदलते रहे, तभी वह मोशन में कहलाएगा, अन्यथा वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोशन में भी आपको टाइप ऑफ मोशन बहुत तरह से हो सकता है। टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ मोशन, है ना। हम लोग बहुत तरह से मोशन को पढ़ते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मोशन में आप समझ सकते हैं बहुत तरह से मोशन है ना। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन एक होता है, नाम हम लिख रहे हैं सबका, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। यह मोशन क्या होता है, तो कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, कौन से पाथ पर मूव करे, स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन क्या, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, then motion of object is called या is known as, जो भी लिखिए, known as rectilinear motion, rectilinear motion। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, सीधा, वो कभी इधर उधर नहीं जाए, तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, जैसे मोशन ऑफ लाइट या रे, मोशन ऑफ लाइट या रे, जो भी आप कहें। दूसरा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, ये सब है जो सीधा स्ट्रेट पाथ पर घूमता है। जैसे पेन को कोई छोड़ दीजिएगा, वो सीधा ही नीचे आएगा, कभी आपका हवा में तिरछा उर्छा नहीं भागेगा, तो एक लीनियर मोशन हुआ, अब आप समझ सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से बहुत तरह का मोशन है। एक आप सर्कुलर मोशन का नाम सुने होंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है वो बात समझ लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन क्या, मूव ऑन सर्कुलर पाथ, पाथ और ऑन कर्व पाथ, then motion of object is known as सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर इसका एग्जांपल की बात आप करते हो तो आपको पहले से पता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, आप जानते हैं वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है, सन। आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं बात को, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड किधर, न्यूक्लियस, अराउंड क्या, आपका न्यूक्लियस। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, तो हम बता रहे थे सर्कुलर मोशन, क्या बता रहे थे, सर्कुलर मोशन में क्या होता है। इसी तरह से रोटेटरी मोशन होता है एक, क्या होता है आपका, रोटेटरी मोशन। तो इस सभी बातों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, तो टाइप ऑफ मोशन देखते हैं आगे फिर। देखिए, रोटेटरी मोशन में क्या होगा, आपका पंखा जो चलता है ना, पंखा जो चलता है वो रोटेटरी मोशन है। लेकिन आप गोलंबर के चारों तरफ घूमते हैं
वो क्या है आपका सर्कुलर मोशन है। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है, थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं, है ना। रोटेटरी मोशन, तीसरा में रोटेटरी रोटेटरी मोशन। देखिए रोटेटरी मोशन क्या होता है, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। कहता है वैसा मोशन जो आपका क्या हो, ठीक है। रोटेटरी मोशन में आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर लिखना है तो बहुत सिंपल भाषा है। आप इफ ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, an object move about fixed axis, then motion of object is known as क्या, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या उसको कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, फैन, आपका सिंपल समझ सकते हैं, है ना। और बहुत सारा हो सकता है आपका एग्जाम्पल इसमें, फैन, चक्का जो गाड़ी का घूमता है वो सब, है ना, बहुत सारा। आगे देखते हैं। उसी तरह से आप पीरियोडिक मोशन एक होता है जो पहले पढ़े हैं, क्या होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब ये हुआ कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी कि इफ अ मोशन रिपीट itself after fixed interval of time, then such type of motion is known as क्या, पीरियोडिक मोशन। क्या उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन में क्या है आपका बहुत सारा है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यही आपका रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ जो है, अर्थ जो है, सॉरी रिवोल्यूशनल मोशन कर दीजिए इसको, रिवोल्यूशनल मोशन ऑफ अर्थ। यानी जो अर्थ रिवोल्व करता है सन के चारों तरफ, वो क्या है आपका पीरियोडिक है। या फिर आप घड़ी का देख सकते हैं मोशन, वो भी क्या है आपका पीरियोडिक है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप को। मेरा क्लास भी पीरियोडिक है, सर्टेन टाइम के बाद हम लोग लेते हैं क्लास 5 नंबर। उसी तरह से आपका एक वाइब्रेटरी मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन है ना। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन शो करे, यानी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट शो टू एंड फ्रो मोशन, क्या, टू एंड फ्रो मोशन मोशन अबाउट फिक्स्ड
point, then motion is known as क्या? Then motion is known as periodic motion, sorry, oscillatory motion. Oscillatory motion. और इसका एग्जांपल क्या होगा? पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम। देखिए ये सब समझने की बात है, आप समझ सकते हैं क्या होगा जो यानी ये सब सिंपल सा बात है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है ना। चलिए अब ये सब डिफिनीशन छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत सारा इसमें डिफिनीशन है। मोशन बहुत तरह का है, जैसे फिर आपका वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। वाइब्रेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है फिक्स पॉइंट पर होता है, बस उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो हम बोल रहे हैं, है ना, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, वाइब्रेशन ऑफ बेल, मतलब घंटी जो बजाते हैं, है ना, उसमें ऑब्जेक्ट हिलता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन उस पर हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन आनी, झंझनाहट आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उसी तरह से फिर आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत तरह का मोशन है। तो इन सभी मोशन को फिर हम बाद में देखते रहेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन अब यहाँ पर सिंपली कुछ बातें समझना चाहते हैं, है ना। मतलब ये टाइप ऑफ मोशन आपका बहुत तरह से होगा, बहुत तरह का होगा, लेकिन ये सब डिफिनीशन से ज्यादा कोई फर्क आप लोग को नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सिंपल अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए मोशन को हम लोग डिफाइन भी करते हैं। अब फिर से मोशन, देखिए बहुत तरह से इसको डिवाइडेड करते हैं। जैसे मोशन में क्या है, दो तरह का मोशन है, एक है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक, और एक है डायनेमिक। ये सब सिंपल सिंपल टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। एक काइनेमेटिक्स है और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विद आउट नोइंग काउज ऑफ मोशन, काउज ऑफ मोशन। आने की स्टडी ऑफ मोशन कीजिए लेकिन विदाउट नोइंग काउज ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग काउज ऑफ मोशन इज नोन एज क्या, उसी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। दूसरा इधर डायनेमिक, यानी इसमें होगा स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग काउज, नोइंग काउज, स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग काउज इज नोन एज क्या, इज नोन एज आपका डायनेमिक्स। मतलब इसमें हम लोग जब स्टडी करेंगे, इसमें जब इस पॉइंट को स्टडी करेंगे यहाँ पर काइनेमेटिक्स में, तो हम लोग मोशन का काउज जानने की जरूरत नहीं है कि मोशन क्यों हुआ, मोशन किसके द्वारा किया गया, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, उसको काइनेमेटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि और दूसरा डायनेमिक्स में क्या होगा कि हम लोग मोशन किसके कारण हो रहा है, इसके काउज को जानना जरूरी होता है। इसको सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स। मतलब इसका मीनिंग ये है एक लाइन में, यानी मोशन का स्टडी करें लेकिन उसमें फोर्स का जिक्र नहीं करें, तो आपका क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह से इसमें आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन विथ क्या, फोर्स। फोर्स के साथ अगर स्टडी करेंगे तो आपका क्या है, काइनेमेटिक्स आपका डायनेमिक्स हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत चैप्टर जो आएगा क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत चैप्टर आएगा मोशन
ऑफ 1D यानी 1 डायमेंशनल। इसी में फिर आ जाता है फ्री फॉल, जो आप लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग फोर्स का बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आपका मोशन इन 2D यानी प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। फिर आपका कह सकते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ये सब जो है आपका कहाँ आएगा, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएगा। और डायनेमिक्स के अंतर्गत क्या आएगा, कहाँ शुरुआत होगा आपका चैप्टर, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एलएनएम लिखें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। इधर आगे जो भी मोशन है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, आगे जो भी मोशन पढ़ना इसके बाद वो सारा क्या आएगा, डायनेमिक्स में आएगा। किसमें आएगा, डायनेमिक्स आएगा। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी फिर से मोशन को हम लोग दो तरह से डिवाइड किए, क्या, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स में। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग पहले समझिए, क्योंकि सारा मोशन एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर डायनेमिक्स यहाँ पर क्या होता है वो भी समझ गए, आ गया होगा। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं कि फिर से एक और आगे हम लोग स्टेप देख के चलते हैं, है ना, और देखते हैं इसमें क्या होगा। ये डिफिनीशन का टर्म है, इसको ध्यान से समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें बात अगर समझते हैं फिर से, तो मोशन को मैं फिर से डिवाइड करूंगा। देख लीजिए, मोशन को मैं फिर से डिवाइड करूंगा। अब की बार मोशन दो तरह का, एक मोशन जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा जो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा एक्सेलरेटेड मोशन, एक होगा रिटार्डिंग मोशन। इसी को डिसलरेटेड मोशन भी कहते हैं, डिसलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं बात को ध्यान से, है ना। ये सब डिफाइन टर्म है, इसमें समझने वाला उसका ज्यादा कोई टर्म नहीं है, इसीलिए आप सिंपली समझते चलिए। अब देखिए सबकी पहचान क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी नेवर चेंज, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी नेवर चेंज, नेवर चेंज, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जबकि इसमें जो होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ बढ़ेगा। जबकि इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना बात आप समझ रहे हैं, बात को ध्यान से। यानी इसमें वेलोसिटी नेवर चेंज, जो कांस्टेंट होगा फिक्स होगा, वो पता है। यानी एग्जांपल में समझ सकते हैं, अगर मोशन में कहीं दे दे कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ये फिक्स बात हो गया, क्योंकि नंबर फिक्स है ये, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। अब आपका क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म, आपका वेलोसिटी यदि बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर समय के साथ साथ घट रहा है तो डिसलेटेड मोशन हो जाएगा। यानी इस केस में सबसे पहली बात यह और समझ लेना है कि एक्सेलरेशन जो होगा इसमें, एक्सेलरेशन वो ऑलवेज जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि इसमें जो होगा एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब वैल्यू ऐसा रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पर जो होगा आपका
एक्सेलरेशन, है ना, वो नेगेटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। यानी एग्जांपल में आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू रहेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से रहेगा, यानी डिएक्सेलेरेट करते रहेगा ऑलवेज। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, है ना, बात को समझने का कोशिश कीजिए। इसलिए यहाँ पर बात को समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि मोशन को हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी समय के साथ साथ नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कोई गाड़ी को देख रहे हैं, अगर उसका रफ्तार जो है आपका क्या है, फिक्स्ड हो गया है, तो कांस्टेंट उसको कहते हैं। अगर उसका रफ्तार बढ़ रहा है, देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं इस तरह से आगे। देखिए मोशन को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मोशन को इस तरह से देख लेते हैं कि मोशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स है, और दूसरा जो है डायनेमिक्स है। क्या है, डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग काउज, विदाउट नोइंग काउज। और इसमें होता है स्टडी ऑफ मोशन, विथ नोइंग काउज, विथ नोइंग काउज। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, काउज मतलब कारण, यानी फोर्स मोशन किसके द्वारा हो रहा है, और उसके अगर कारण को स्टडी करेंगे साथ साथ तो आपका डायनेमिक्स होगा, और उसके बिना कारण का स्टडी करेंगे तो काइनेमेटिक्स होगा। इसको सिंपल भाषा में हम आप लिख सकते हैं इस तरह से कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स, क्योंकि मोशन का कारण जो है वो फोर्स ही होता है। उसी तरह से इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग, स्टडी ऑफ मोशन विथ फोर्स कर सकते हैं हम लोग इसको सिंपल भाषा में, विथ फोर्स। ठीक है, विथ फोर्स। तो स्टडी ऑफ मोशन विथ फोर्स जो होगा आपका क्या होगा, डायनेमिक्स होगा, और स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स आपका काइनेमेटिक्स होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल जो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, फ्री फॉल पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत फ्री फॉल, प्रोजेक्टाइल, ETC, ये सब का एग्जाम्पल इसका। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। दूसरा पढ़ सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब जो है आपका क्या आएगा, डायनेमिक्स में आएगा, जबकि इन सभी क्या आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा। तो मोशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। देख लीजिए क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब काइनेमेटिक्स वाले मोशन को हम लोग कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देख लीजिए। मोशन
को फिर से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में। एक है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होगा एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा होगा डिसलरेटेड मोशन या रिटार्डिंग मोशन। डिसलरेटेड मोशन या रिटार्डिंग मोशन, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। यानी मोशन में काइनेमेटिक्स में जो लोग पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में ले, यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ फिक्स रहे, नहीं बदले। यानी आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है आपका मोशन टाइम के साथ साथ जो है आपका नहीं बदलेगा। तो लिख सकते हैं वेलोसिटी, इसका कंडीशन है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जबकि इसमें जो कंडीशन होगा ये होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विथ टाइम के साथ साथ, और इसका जो कंडीशन होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम। टाइम के साथ साथ यहाँ वेलोसिटी क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। देख लिए ध्यान से, टाइम के साथ साथ क्या करेगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं दूसरी बात में कि एक्सेलरेशन होगा जो जीरो होगा, एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। जबकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। यही आपके सिलेबस में पढ़ना है, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। और यहाँ लिख सकते हैं उसी तरह से कि एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा नेगेटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव में होगा और कांस्टेंट होगा। यानी वहां पर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज, मतलब पहचानने का तरीका है। इसमें क्या होगा पहचानने का तरीका कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी कि ये फिक्स होगा वेलोसिटी, ये चेंज नहीं करेगा। और इसमें जो होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? इस तरह से होगा, एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा इसमें कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। या इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल के तहत, इसमें रहेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। इस तरह से पहचानने का तरीका है। यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, जबकि इसमें वेलोसिटी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं रहेगा, फंक्शन में रहेगा, टाइम के फंक्शन में रहेगा। अगर वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में कहीं दे दे 12t इस तरह से, या 12 + 3t समथिंग, कोई नंबर ऐसा दिया रहे, तो टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेटेड होगा आपका। इस तरह से आपको समझना है। उसी तरह से उसमें टाइम अगर बदल के साथ साथ वेलोसिटी बदले तो आपका नॉन यूनिफॉर्म, और नहीं बदले तो यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में आपका इक्वेशन मात्र एक ही है, x बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूला लगता है, x = vt, या v बराबर आप x/t लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है आपका, जब यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मोशन का इक्वेशन कितना होगा। तब सबसे पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, x बराबर ut प्लस हाफ at² आप पढ़े हैं। दूसरा इक्वेशन आप पढ़े हैं 9th क्लास में ही, v = u + at पढ़े हैं। तीसरा इक्वेशन पढ़े हैं v² u² ट्वाइस ax पढ़े हैं। और एक चौथा इक्वेशन यहाँ पढ़ेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो होगा u + a/2
और 2n-1। ये सारा जो है हम लोग 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, और अभी हम लोग 9th क्लास का चीज ही पढ़ेंगे 11th 12th कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर वो उसी तरह से यहाँ जब इक्वेशन होगा पहला, तो ये होगा x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। दूसरा इक्वेशन होगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी होगा। तीसरा जो होगा v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स होगा। और चौथा जो हो जाएगा आपका एक्स एंथ इक्वल टू जो यहाँ होगा यू माइनस ए बाई 2 और 2n-1 होगा। यानी कि इतना फॉर्मूला आपको काइनेमेटिक्स के शुरुआत में पढ़ना है, यानी फ्री फॉल के पहले इतने ही फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन बनेगा। हम फॉर्मूला पहले इसलिए लिख दिए हैं कि आपको ध्यान में रहे कि ये फॉर्मूला, तो बाकी सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग, है ना। आपका 3 स्टेप, यानी कि आपको लर्न हो जाना चाहिए हर हाल में अगले क्लास चालू करने के पहले कि यूनिफॉर्म मोशन में x बराबर bt, आइसोलेटेड मोशन में ये 4 फॉर्मूला, और डिसलेटेड मोशन में भी वो 4 फॉर्मूला। आपको इतना हर हाल में ध्यान में रखना है। देखिए ध्यान से, है ना। इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपली चलिए देखिए आगे ध्यान से देखिए। देखिए बात को समझने की अगर कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझेंगे, है ना। धीरे धीरे सब बात को धीरे धीरे समझते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। कुछ कुछ टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं कि यहाँ से हम लोग चलना शुरुआत किए, जिस इनिशियल पॉइंट को ए मान रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से मूव करते यहाँ पर चला गया आपका। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और ये फाइनल पॉइंट भी है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी जहां से आप गए सारा मेजरमेंट कर लीजिए तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से मिला दें उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस जो होगा, इट इज द टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, यह टोटल पाथ लेंथ होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इट इज द मिनिमम या शॉर्टेस्ट, जो भी लिख सकते हैं, मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में यह जो होगा आपका क्या होगा, मिनिमम पाथ लेंथ होगा। इट इज द मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जबकि इट इज द टोटल पाथ लेंथ होगा। ये मिनिमम होगा, और मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाने वाला लाइन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इसमें लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर।
क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए उसके बाद जो है दोनों का जो होगा एस आई यूनिट मीटर ही होगा, इट्स एस आई यूनिट, वो भी पढ़ चुके हैं, एस आई यूनिट इज मीटर, और इसमें भी लिख सकते हैं इट्स एस आई यूनिट इज मीटर। ठीक है, दूसरी बात, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या होगा, डिस्टेंस नेवर बी जीरो और निगेटिव, मतलब इट इज नेवर बी जीरो एंड निगेटिव, इट इज नेवर बी जीरो एंड निगेटिव, यानी ये सीधा पॉजिटिव होगा। इट मे बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है जबकि डिस्टेंस जो है सिर्फ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होगा। ये सब डिफरेंस था। अब देखिए कुछ और नोट्स पॉइंट में हम यहाँ से लिख देते, दोनों का कॉमन में कुछ नोट्स पॉइंट लिख देते हैं, मतलब ये डिफरेंस सिंपल है और दोनों का कॉमन पॉइंट। देखिए कॉमन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यहाँ से लिख रहे हैं, क्या पॉइंट होगा दोनों का कॉमन। तो कॉमन पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज इक्वल या ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखेंगे कि डिस्टेंस जो है हर हाल में इक्वल होगा या ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से यानी कि समझ सकते हैं डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा या ग्रेटर होगा आपको किससे, डिस्प्लेसमेंट से, के मैग्नीट्यूड से। अब देखिए ध्यान से, तो ये कब इक्वल होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अ स्ट्रेट पाथ, जहां सीधा पाथ रहेगा वहीं पर क्या होगा, ये इक्वल होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जहां सीधा रहेगा वहीं पर आपका क्या होगा, सीधा पाथ रहेगा वहीं पर आपका क्या होगा, ये इक्वल होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अ स्ट्रेट पाथ। अगला देखते हैं अगला देखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। देखिए उसके बाद जो है इसी को हम लोग दूसरे तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको आप नीचे ले आइए तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा बाई डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो हर हाल में इक्वल और ग्रेटर होगा 1 से। देख लीजिए ध्यान से, मतलब उसी को लिखे हैं। इसका उल्टा भी कहीं लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई अगर डिस्टेंस रहेगा तो इक्वल और लेस देन होगा किससे, 1 से। यानी कि सिंपली हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है आपका, सिंपली आप समझ सकते हैं डिस्टेंस जो है आपका क्या होगा, टोटल पाथ में होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का इनिशियल फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग। ठीक है देख लीजिए ध्यान से, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। तो इस पर एक क्वेश्चन कम से कम, एक आध क्वेश्चन हो जाए, बना के भेजना है। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन है एक सिंपल सा, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ 40 मीटर ड्यू ईस्ट 40 मीटर ड्यू ईस्ट and 20 meter due south and 20 meter due south to reach a field फुल स्टॉप। आपको ए में निकालना है what distance he has to wall, what distance he has to wall। बी में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, बी में निकालना है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि आखिर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बना करके भेजिए व्हाट्सएप पर। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, बात समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप बनाना होगा तो सबसे पहले जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात करें तो आपको भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात करना पड़ेगा। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इसको हम दो मेथड से बता रहे हैं, अभी समझ लीजिए बात। कहता है मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी है तो ऑरिजिन से चालू कीजिएगा ऑलवेज मोशन, ये ऑरिजिन है। यहाँ से 50 मीटर वो आदमी नॉर्थ की ओर गया तो नॉर्थ की ओर एरो बनाइए और लिखिए कि 50 मीटर चला गया और ये पॉइंट लिख दीजिए ए है। फिर क्वेश्चन में कहता है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ के बाद ईस्ट की ओर भागा है कितना 40 मीटर, तो 50 इतना बड़ा है, 40 इससे थोड़ा छोटा बनाइएगा। और ये बी पॉइंट पर पहुंच गया और ये 40 मीटर था। फिर कहता है 20 मीटर ड्यू साउथ, वहां पहुंचने के बाद 20 मीटर ये साउथ की ओर चला गया। 20 मीटर कहाँ चला गया, साउथ की ओर। तो सी पॉइंट पर पहुंच गया, ये 20 मीटर चला गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल डिस्टेंस बताइए। तो ए नंबर में टोटल डिस्टेंस में टोटल पाथ लेंथ ऐड होता है। मतलब टोटल पाथ लेंथ मतलब ओ से ए का दूरी, ए से बी का दूरी और फिर बी से सी का दूरी। यानी तब लिख सकते हैं ओ से ए का दूरी 50 मीटर गया, ए से बी का दूरी 40 मीटर गया और बी से सी 20 मीटर गया। यानी 110 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा लाइन से मिलाने वाला लाइन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जो रेड से बनाए ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। तो ये अब आप 8 क्लास के मैथ से बना सकते हैं। इसको क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए इस तरह से। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। मान लीजिए कि यहाँ डी पॉइंट डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। तो अब यहाँ पर जब 90 डिग्री हो गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो आप लिख सकते, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या है, ओ से सी जो स्ट्रेट लाइन है यही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से तो लिख ही सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू जो होगा अंडर रूट किसका, ओडी का स्क्वायर और प्लस डीसी का स्क्वायर। तो ओडी का जो स्क्वायर है आपका उसको क्या लिखेंगे, ओडी का जो स्क्वायर है आपका यहाँ पर जो लिखेंगे तो देख लीजिए यहाँ से ओ से डी जो होगा, यहाँ से 20 या टोटल 50 30 हो गया
और ये देखिए ये 40 था तो पैरेलल में 40 है, इसलिए 40 का स्क्वायर। देख लिए ध्यान से, यानी कि ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब करेंगे तो इसका ओसी इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। आप लिख सकते हैं इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका कितना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या है, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 50 मीटर है। तो क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से। तब फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको बनाना है। देखिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 20 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यू साउथ एंड रीच टू फील्ड। तो हम इसको बदल देते हैं, केवल इतना बदल देने से देखिए क्या बदल जाता है वो समझ लीजिए। ऐसे इस क्वेश्चन को एक वेक्टर मेथड से, सॉरी ये पहले 20 मीटर ड्यू ईस्ट, 20 मीटर ड्यू क्या था, साउथ जो था ना, ड्यू 20 मीटर ड्यू साउथ, ड्यू साउथ जो था, अभी क्वेश्चन वही रहने दीजिए। जरा देख लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा मेथड से बनाते हैं। ये बी मेथड जो था ना उसका, देखिए पहला तो डिस्टेंस वैसे ही निकलेगा हर बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मेथड से बनाते हैं हम लोग। कैसे वेक्टर मेथड से बनाते हैं, तो आप देख लीजिए ध्यान से। ओसी जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ओसी क्या है आपका, रिजल्टेंट। डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर मेथड से भी बनाते हैं। तो वेक्टर मेथड से क्या बनाते हैं, तो ओसी डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लिखेंगे ओ से ए वेक्टर पहले लिखेंगे। कहाँ गए, ओ से ए वेक्टर पहले गए हैं, फिर ए से बी वेक्टर गए हैं, फिर ए से बी वेक्टर गए हैं, और फिर बी से सी वेक्टर गए हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट आप दो तरह से बना सकते हैं, हम उस बात का रिसर्च कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट 101 8 9 के मैथ से बना दिए कि आपका ज्योमेट्री लगा करके डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस हम लगा के निकाल दिए। दूसरा वेक्टर जो हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर का यूज कब होगा उस यूज को सीखिए। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना रहेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा और एकदम सही सही बताएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जो अब लिखेंगे अब ओसी, तो अपने दिमाग लगाइए अब ध्यान से अच्छे से, क्या लगाइएगा, आपको अब लर्न करना पड़ेगा वेक्टर में जो पढ़ाए हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है और इसको वाई एक्सिस मानते हैं हम लोग। तो इतना बात जो समझ में गए, तो ये तो जे कैप हो गया, यानी आप लिखेंगे ओ ए वेक्टर के बाद लिखेंगे 50 जे, जो हम बना रहे थे याद कीजिए वेक्टर में जो पढ़े हैं। फिर ये तो एक्स की ओर हो गया, तब 40 आई आ गया, देखिए ध्यान से। और फिर ये साउथ की ओर हो गया डाउन, तो डाउन में माइनस जे होता है, यानी -20 जे हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं ओ सी इक्वल टू कितना, 30 जे प्लस 40 आई। और मैग्नीट्यूड निकालने का टेक्निक हम लोग वेक्टर मेथड में इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओसी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो आपको पता है कि दोनों का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 50 मीटर आ गया। तो हम लोग देखिए कितना मेथड से बना दिए, दो मेथड को डिस्कशन निकालें, एक वेक्टर मेथड से और एक बिना वेक्टर मेथड से। तो बिना वेक्टर मेथड का जो क्वेश्चन होगा ना, आपके कंपटीशन में न के बराबर आएगा। आज के बाद जो भी आप क्वेश्चन बताएंगे वो आपको सिंपल ज्योमेट्री से आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। आपको इसीलिए वेक्टर पहले, हम क्या बोले, ऐड एडिशन हम लोग वेक्टर क्यों पहले पढ़े हैं, क्योंकि जहां जहां फिजिक्स में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा आपका वेक्टर मेथड से करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डाटा भी सब कुछ सेम है, केवल हम यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा उसको समझिएगा। 20 मीटर ड्यू, देखिए 20 मीटर ड्यू साउथ था यहाँ ये वाला, तो उसको 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट कर देते हैं। 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट, ड्यू साउथ ईस्ट ऐसे एसी, 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन बदल गया, तो यानी कि आपको फिर से ये क्वेश्चन लिखिए और हमको बना के भेजिए। ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम हो गया, मतलब हम थोड़ा सा चेंज कर दिए तो ये प्रॉब्लम बदल गया आपको। तो इस प्रॉब्लम को आप बना के भेजिए। जैसे ये तो इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है,
लेकिन अब जो क्वेश्चन बदल दिए, केवल 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट कर दिए लास्ट में, तो साउथ ईस्ट से देखिए क्या चेंजिंग आएगा उसको समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वेक्टर का यहाँ यूज कितना अच्छा से होगा, उसको समझना है। तो जल्दी से उसको बना के भेजिए, हम इंतजार। चलिए यहाँ देखिए, हम इस क्वेश्चन को बताने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्या चेंज आया वो समझिएगा ध्यान से। फिर से हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट में दिखाएंगे सारा, जो दिखाए थे पहले भी। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। आपको क्या कहता है, मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी ओरिजिन यहाँ से शुरुआत कीजिए, 50 मीटर आप नॉर्थ की ओर गए हैं। 50 मीटर दिखा दीजिए, एरो से दिखा दिए कि वेक्टर है, आई पॉइंट का नाम ए दे दिए। फिर कहता है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से ईस्ट की ओर का मतलब इधर गए, तो 40 मीटर ड्यू ईस्ट चले गए, और ये बी पॉइंट पर पहुंच गए, और ये 40 मीटर भी पहुंच गए। फिर कहता है 20 मीटर साउथ ईस्ट, ना साउथ में गए ना ईस्ट में गए, साउथ ईस्ट मतलब उसके बीच में, तो यहाँ से थोड़ी जाइएगा, यहाँ से नहीं जाना है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट जब यहाँ से जाना है तो यहाँ पर पहले इस तरह से बना लीजिए, और साउथ ईस्ट का मतलब आप इधर गए हैं कितना मीटर, 20 मीटर गए हैं। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी है, आप इधर 20 मीटर चले गए हैं। देखिए ध्यान से, क्या चले गए, 20 मीटर। अब की बार आप इधर से यहाँ गए, तो देखिए डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस जो पहला नंबर निकालना है आपको, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्केलर है, उसको सिंपली जोड़ देंगे। ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, और फिर बी से सी तक गए। तो आप डिस्टेंस में डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या, 50 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर, यानी 110 मीटर। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, 110 मीटर चले गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब जब निकालने चलिएगा आप, अब डिस्प्लेसमेंट आपका 897 के मैथ से अब नहीं बनेगा आपका, आने की अब आपको जो वेक्टर पढ़ाए हैं उस वेक्टर मेथड से सिर्फ ही बनेगा अब इसका। अब ज्योमेट्री जो है 9th-10th वाला यहाँ फेल कर जाएगा। क्यों, आप बताइए, ज्योमेट्री लगा करके आप कैसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, बहुत मुश्किल है लगाना, बस समझ लीजिए। तो ज्योमेट्री लगाते, और वो भी अभी 45 डिग्री दिया हुआ है तब लगाना मुश्किल है, और अलग एंगल रहेगा तब तो और नहीं लग पाएगा। इसीलिए हम लोग वेक्टर पढ़े कि अब वेक्टर से इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। तो देखिए ओनली वेक्टर मेथड से ही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर लिखेंगे। ओ से सी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ से मतलब ये जो पॉइंट मिला दिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेड से जो मिला है ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओसी तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो पहले किधर गया वेक्टर, एक ओ ए वेक्टर है। अब वेक्टर मेथड से सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ओ ए वेक्टर है, अब ए बी वेक्टर है ना, उसका क्या है, बीसी वेक्टर है, क्या है आपका, बीसी वेक्टर है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब वेक्टर मेथड से सिर्फ सॉल्यूशन होगा, दूसरे मेथड से नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो देखिए ओ ए वेक्टर क्या है, 50। आपको पता है कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और इसको हम लोग बाई एक्सिस मानते हैं। तो जब बाई एक्सिस मानते हैं तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये जे की ओर है तो 50J होगा, फिर ये एक्स की ओर है तब 40I होगा। अब ये तो ना तो उधर है ही नहीं, बीच में है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कॉस में होगा, जिधर से एंगल सट गया है, तो इधर क्या डाउन वार्ड है, तो क्या लिखेगा, -20 cos 45 डिग्री जे कैप प्लस 20 sin 45 डिग्री आई कैप। देखिए ध्यान से, यानी इधर कॉस में गया, इधर क्या गया, साइन में गया, और दोनों को हमको ऐड करना है। तो ओसी वेक्टर इक्वल टू जो फाइनली फिर से लिखेंगे तो आएगा 50J प्लस 40I माइनस cos 45 1/√2 होगा, यानी 20/√2J प्लस 20/√2I। अब तो पहले ही हमको पता है
कि आई आई को एक साथ जोड़ते हैं और जे जो को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ओसी वेक्टर इक्वल टू फिर से लिख सकते हैं 50j प्लस 40i माइनस, जरा ध्यान से देखिए 1/√2 का वैल्यू 0.7 होता है, तो इसका मतलब ये 40j हो जाएगा और ये 14i हो जाएगा। 1/√2 का वैल्यू जो होता है 0.7 होता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप आई को पहले लिखना चाहते हैं तो लिखिए 40 प्लस 50 14, तब 54 आई आ जाएगा। 50 में से 14 घटाइएगा तो प्लस 36 जे आ जाएगा। अब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड लगाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 54 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्यूशन कर लेंगे तब आपका जाके अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो आपको इस तरह से, यानी कि वहाँ आंसर आपने सब निकालना है। और एंगल अगर निकालते हैं एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल पर है अल्फा, तो उसके लिए फार्मूला क्या था वहां निकालने के लिए, tan अल्फा बराबर आपका था जे का मैग्नीट्यूड बाई आई का मैग्नीट्यूड। तो जे का मैग्नीट्यूड 36 है, आई का मैग्नीट्यूड 54 है। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तब आपको जाके मिलेगा सोल्यूशन। आदित्य समझ में आ गया कि वेक्टर का यूज कहाँ होगा, जो देख लीजिए ध्यान से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ओके सर। है ना। और वेक्टर का रिवीजन कर लेना, यानी कि आपको पता चल गया कि वेक्टर को यूज यहाँ अब होगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तब पिछला वीडियो भी अपलोड नहीं किए थे, दोनों को एक साथ अपलोड कर देंगे आज। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।